हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हम लोग देखने वाले नियोजन केमिकल लिमिटेड नामक कंपनी की जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे में ऑलमोस्ट 15% तक की तेज़ी देखने को मिली थी। इस वीडियो में हम लोग का मेनली फोकस होगा फंडामेंटल्स, बिजनेस और इसके टेक्निकल्स की। नियोजन केमिकल एक पार्टनरशिप साइन करता है इंडिया में इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, और ये पार्टनरशिप साइन होता है मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप और नियोजन ग्रुप के बीच में। अगर हम लोग मित्सुबिशी केमिकल ग्रुप की बात करें तो इस कंपनी को लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है, और इसका जो फ्यूचर गोल देखने को मिलता है वो है ग्लोबल लीडर बनने की। और करेंट टाइम में बात करें तो करेंट टाइम में मित्सुबिशी की 5 इलेक्ट्रोलाइट्स कंपनियां या फिर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जो कि कहाँ है तो वो है जापान, यूएसए, यूके और चाइना में। नियोजन केमिकल का मेन मोटो है कि ईवी बैटरीज के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स इंडिया में बनाना, जो कि आज से पहले कभी भी कोई भी कंपनी इंडिया में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बनाती थी। और इसी के साथ नियोजन केमिकल इंडिया फर्स्ट कंपनी बन जाती है जिसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्रूवल मिल जाती है। और ईवी की बात करें तो ईवी में जो भारत सरकार का जो रुझान देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिलता है। और अभी के टाइम में बात करें तो भारत सरकार ईवी में बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है, जिससे ईवी का सेक्टर और भी ज़्यादा बूस्ट कर सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सबसे मेन कंपोनेंट देखने को मिलता है वो है लिथियम आयन बैटरी, और लिथियम आयन बैटरी के लिए ही इलेक्ट्रोलाइट बनाने की अप्रूवल मिल चुकी है। नियोजन ग्रुप मेनली काम करती है दो सेक्टर में, एक है ऑर्गेनिक सेक्टर और दूसरा है इनऑर्गेनिक सेक्टर। अगर ऑर्गेनिक सेक्टर का इंड प्रोडक्ट देखें तो आप लोग स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसका इंड प्रोडक्ट में फार्मास्यूटिकल की जैसी कंपनी है, एग्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स, फ्लेवर्स और एरोमा केमिकल्स। और जो दूसरी तरफ देखने को मिलती है वो है इसमें भी एक फार्मास्यूटिकल्स है, स्पेशलिटी पॉलीमर्स है, बैटरी केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। अगर इन दोनों सेक्टर की वेटेज की बात करें तो इन ऑर्गेनिक सेक्टर से लगभग 25% का वेटेज कंपनी में देखने को मिलता है, और ऑर्गेनिक सेक्टर से लगभग 75% का वेटेज देखने को मिलता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में लगभग 44% का एक्सपोर्ट कंपनी करती है, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगभग 56% का है। और अगर मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो मेजर क्लाइंट्स में आप लोग देख सकते हैं वोल्टास जैसी कंपनी है, पिरामल है, अरविंदो फार्मा, सन फार्मा। ये सभी एक नामी गिरामी कंपनी जिसे आप लोग भी मार्केट में कभी ना कभी सुने ही होंगे। अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी में एक रेपुटेड कंपनी का क्लाइंट देखने को मिलता है तो उस कंपनी को ग्रो होने का या फिर सक्सेस होने का रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करें थोड़ी रिस्क की तो ऑर्गेनिक सेक्टर से या फिर पूरे कंपनी का अगर हम लोग बोले तो 50% जो रेवेन्यू देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फार्मास्यूटिकल से, और वहीं पर इन ऑर्गेनिक सेक्टर से देखें तो 25% का ही ये रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, और 25% के अंदर ही ये केमिकल बैटरीज आ रही है। तो यानी कि आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि केमिकल बैटरीज का अगर इसका वेटेज देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम करेंट टाइम में देखने को मिलता है, और टोटल प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज फार्मास्यूटिकल्स में देखने को मिलता है। अगर आप ईवीज की बैटरी को लेकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो करेंट टाइम में इसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा। ये कंपनी कैपेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करके आगे बढ़ रही है, और अगर इसकी R&D की टीम की बात करें तो R&D टीम में लगभग 46 लोगों को देखने को मिलता है, और ये स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से लगभग ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अगर अगर नियोजन केमिकल की फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो नियोजन केमिकल इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर फ्यूचर में एक्सपेंड करने वाली है। कंपनी की बोरोइंग से देखें तो कंपनी की बोरोइंग से बढ़ते हुए देखने को मिलती है। एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए ग्रो करने के लिए बोरोइंग्स की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर वो कंपनी अपनी बोरिंग्स को सही तरह से यूज करके खुद को एक्सपेंड है और फिर प्रॉफिट मार्जिन लाने में सक्षम हो जाती है तो ये बोरिंग्स कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो चलिए इसके लिए हम लोग इसके बैलेंस शीट की तरफ नज़र डालें तो देख सकते हैं आप लोग नेट प्रॉफिट जहां 2 करोड़ से शुरू हुई थी, ये फ्लक्चुएशन के साथ 51 करोड़ तक जा पहुंची है।
और ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इनलैंड देखने को मिलता है, जहाँ पर ये कितनी सॉफ्टली आप लोग देख सकते हैं, 2 से 3, फिर 4 करोड़, 5 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 11 करोड़, फिर कैश 29, 31, 45 और फिर 51 करोड़ तक ये जा पहुँची है। और ये डेटा लगभग ईयर ऑन ईयर की है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप लोग देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में थोड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है देखने को मिल रही है। फिर पहले 8 करोड़, फिर 7, 6, 7, 9, 9, फिर 11, ऐसे ही फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। और प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 15 करोड़ की इनकम कंपनी करके लाई है। अगर स्मॉल कैप कंपनी के नाते देखा जाए तो बैलेंस शीट में दम तो देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले अभी इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक मेजर गिरावट देखने को मिली है, जहाँ 70% प्रोमोटर्स के पास थे और अभी के टाइम में 60% देखने को मिल रही है। प्रोमोटर्स अपने माल सेल कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या जनरली तब खड़ी होती है जब प्रोमोटर्स का माल बेचा होगा एफआईआई और डीआई कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ पब्लिक ही उसे उठा रही है। तो ये एक समस्या की बात है। लेकिन अगर हम लोग इस चार्ट में देखें तो एफआईआई ने अपने शुरुआत की होल्डिंग से कंपेयर किया जाए तो शुरुआत में 0.55% था और करंट टाइम में लगभग 4% की होल्डिंग जा पहुंची है। डीआई की बात करें तो 17% से लगभग 18% तक होल्डिंग पहुंच गई है। यानी कि एफआईआई और डीआई दोनों ही इस कंपनी को बाई कर रहे हैं। तो इसके प्रोमोटर्स के बिजनेस से बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पड़ने वाला है। इस कंपनी की मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप मात्र 4,000 करोड़ की है और डिविडेंड इंड 0.17 की है। और इंडस्ट्री का पी लगभग 26 को देखने को मिलता है। अगर इस कंपनी की सेल्स की बात करें, सेल्स में लगभग पिछले क्वार्टर से 40% की ग्रोथ देखने को मिली थी और प्रॉफिट भी 40% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं। टेक्निकल में आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो चार्ट है वो बोलिंजर बैंड को तोड़कर ऊपर निकल चुकी है। और कोई भी कंपनी हो तो उसे अपने बोलिंजर बैंड के अंदर आना ही होता है। तो ये कंपनी करेंट टाइम में ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। तो इस वजह से करंट लेवल पे इसमें इन्वेस्टिंग करना बिल्कुल सही नहीं होगा। और इसकी वॉल्यूम चार्ट की बात करें तो वॉल्यूम चार्ट में भी आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा सा कैंडल देखने को मिलता है। यानी कि इस कंपनी में बड़े इंस्टीट्यूशन ने हाल के टाइम में यानी कि 1-2 दिनों के अंदर काफ़ी बड़ी बाइंग की है। मैंने 5 सालों का चार्ट ओपन कर लिया है तो आप लोग देख सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल बनती है ये सब जनरली इंस्टीट्यूशन के बाइंग या सेलिंग पे ही जाकर बनती है। करंट टाइम में मनी फ्लो इंडेक्स 92 पर जा पहुंचा है और आरएसआई की बात करें तो आरएसआई लगभग 82 पे जा पहुंचा है, जो कि ये दोनों ही अलाउ कर रही है कि करंट टाइम में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ओवरबाउट जोन में जा चुका है और आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। और इस कंपनी के 5 दिनों का रिटर्न देखें तो 5 दिनों में इस कंपनी ने लगभग 25% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स भी होंगे जो कि इसमें कुछ प्रॉफिट लेने के लिए ही आए होंगे। और जब 5 दिनों में इतना बड़ा रिटर्न मिल जाएगा तो ट्रेडर्स इसके बाद सेल करना भी शुरू करेंगे, जिसके बाद ये स्टॉक थोड़ी नीचे भी जाएगी। इसका सबसे नियरेस्ट सपोर्ट 1550 रुपये। कोई भी स्टॉक हो कितना भी भाग ले, वो जितना तेज़ी भागेगा उसका उतना नीचे आना कन्फर्म होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, टाटा लेक्सी जो कि लगभग 10,000 रुपये तक जा चुका था और लोग फोमो की वजह से इस कंपनी में कंटिन्यूस रूप से बाइंग करते जा रहे थे। लेकिन फाइनली जो टाटा लेक्सी जाकर नीचे गिरा वो 6,000 रुपये तक के आसपास नीचे जाकर धड़ाम से गिरा था। तो फोमो की वजह से बाइंग बिल्कुल ना करें। शॉर्ट टर्म में ये कंपनी बहुत ज़्यादा भाग चुकी है तो ये कंपनी कुछ ही दिनों में नीचे आते हुए देखने को मिलेगी और इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है वो है 1550 रुपये। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।